अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अग्निवीर की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। जब से मिलिट्री में भर्ती के लिए ये स्कीम अनाउंस हुई है, युवाओं में खासी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आज भारत बंद भी बुलाया गया, किसने बुलाया पता नहीं, लेकिन ये बंद भले ही सफल ना हुआ हो, लेकिन इसको लेकर तमाम प्रश्न खड़े हो गए हैं क्योंकि युवाओं का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। सरकार अनाउंस कर रही है, संशोधन पे संशोधन कर रही है, तमाम नई स्कीम्स में संशोधन भी सुझाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर सहमति बन नहीं पा रही है और अग्निवीर को लेकर लगातार ये मुद्दा गर्म है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, अग्निवीर का मुद्दा पूरे देश भर में एक परेशानी का सबब बन गया है। रेलवे ट्रांसपोर्ट लगभग ठप पड़ा हुआ है, विशेष तौर पर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ 300 से ज़्यादा ट्रेनें या तो रद्द हुई हैं या डाइवर्ट हो गई हैं या रोक दी गई हैं। यही हालत मालगाड़ियों की भी है, उनकी भी ढुलाई बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। कारण क्या है कि जितना भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है वो सब बवाल के चलते रुका हुआ है। जगह जगह आगजनी हो रही है, बवाल हो रहे हैं, पथराव हो रहे हैं, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, सरकारी संपत्ति जलाई जा रही है। क्या कारण है कि अग्निवीर के मसले को लेकर सरकार युवाओं को समझा नहीं पा रही है या फिर ये स्कीम में ही कमियां हैं? इस स्कीम के फायदे सरकार लगातार गिना रही है। 4 दिन के भीतर 3 बड़े संशोधन भी कर दिए गए। इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में रिजर्वेशन भी अनाउंस कर दिए गए, लेकिन ये स्कीम ऐसा लगता है कि युवाओं के एक बड़े हिस्से को मंजूर नहीं है। सेना के अधिकारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अग्निवीर स्कीम के रोल आउट होने की जानकारी भी दे दी। यानी 24 जून से ये स्कीम प्रारंभ हो रही है और 30 दिसंबर तक चलते हुए ये ट्रेनिंग के लिए शुरू हो जाएगी। क्या युवा इसमें दिलचस्पी लेंगे? और ये 4 साल की योजना मिलिट्री में भर्ती की, क्या वाकई में मिलिट्री को स्ट्रेंथन करेगी या फिर ये कोई मजबूरी का सौदा है? और क्या कारण है कि ये नई स्कीम लाई गई है? इसके तमाम कारणों पर हमें बहस करना चाहिए और इसके अच्छाइयाँ और खामियाँ दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि सरकार अगर ये स्कीम लेकर आई है तो निश्चित तौर पर मिलिट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा होगा और उन्होंने काफ़ी इसको विचार विमर्श किया होगा। लेकिन क्या ये भारतीय सेनाओं की आवश्यकता के अनुरूप ढाला गया है इसे? क्या जो अग्निवीर प्रशिक्षित किए जाएंगे ये भारतीय सेना के काम आ सकेंगे? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग महज 6 महीने की होगी। सामान्य तौर पर सेना में कोई भी ट्रेनिंग 1.5 साल से कम की नहीं होती, वो भी बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। तो क्या ये सेना के काम आ पाएंगे या फिर महज सहायक बनकर काम करेंगे? और तीसरा, इतनी जल्दी रिटायरमेंट के बाद आगे नौजवानों का भविष्य क्या होगा? सबसे मूल मुद्दा यही है। इसी को लेकर छात्रों में, युवाओं में नाराज़गी है और यही कारण है कि वो स्कीम उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है और सरकार उन्हें समझा भी नहीं पा रही है। आपको ध्यान होगा कि शुरुआत के पहले 2-3 दिन इस पर काफ़ी क्लैरिफिकेशन दिए गए, लेकिन बवाल जब बढ़ा तो सरकार ने एक संशोधन सुझाया और 21 साल की उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी? 23 साल। तो क्या ये बात पहले से पता नहीं थी? जब विरोध प्रदर्शन होगा तभी संशोधन किया जाएगा। मेरा ही मानना है कि कोई भी काम बहुत होमवर्क करने के बाद और बहुत ही साइंटिफिक मेथड के बाद करना चाहिए। आनन फानन में या दबाव में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए कि बच्चों ने आगजनी कर दी, पथराव कर दिया, नहीं मान रहे हैं, चलो उम्र बढ़ा देते हैं। या तो पहले आप गलत थे कि 17.5 से 21 किए थे, और या बाद में गलत है कि आपने दबाव में आके 23 किया। इस पर बहुत ही साइंटिफिक मेथड, बहुत ही स्ट्रेटजिकल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, मिलिट्री का अफेयर है, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। कोई लोकल पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है, ये देश की सेना में भर्ती हो रही है। लिहाजा सभी मापदंडों को सर्वोच्चता पर नापना चाहिए, मेरा अपना ऐसा मत है। इसमें कोई आपाधापी की आवश्यकता नहीं थी। जब आपने 3 साल भर्ती नहीं की थी, आगे भी रुकी हुई थी, होती भर्तियाँ, लेकिन जब भी स्कीम रोल आउट होती फुल फ्लेजेज होती, ताकि किसी को क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलता, किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता। अब जब ये बवाल बढ़ा तो एक और संशोधन आया कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम 10% रिजर्वेशन देंगे। तीसरा संशोधन आया कि राज्यों में भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें एडजस्ट किया जाए। मसला इस बात का है
कि युवाओं को चाहिए सिक्योर भविष्य, सुरक्षित भविष्य, ताकि वो अपना जीवन यापन सम्मानपूर्वक कर सकें, अपने माता पिता का, अपने परिवार का ठीक से लालन पालन कर सकें, उनका पोषण कर सकें और स्वयं का परिवार रेज कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि अगर 21 साल में कोई भर्ती हुआ, 25 में रिटायर होगा, तो 25 के बाद उसके पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अगर उसे जॉब नहीं मिलती है रेगुलर कैडर के तौर पर मिलिट्री में, तो वो क्या करेगा। मूल प्रश्न यही है, इसी को लेकर सबसे बड़ा बवेला है और सरकार को चाहिए कि इस पर स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि अगर 10% हुआ तो बाकी 65% कहाँ जाएगा और क्या करेगा। ये एक गंभीर प्रश्न है और इस पर बहनों भाइयों चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी और इसका समाधान नहीं निकलेगा, ये मसला और ये आग थमेगी नहीं, बढ़ेगी। कुछ बयान सुने आप। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। आप जो आर्म्ड फोर्सेस में युवकों को कम से कम 46,000 लोगों को उन्होंने एक ट्रेनिंग देने का जो वायदा किया, वो भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब इसमें जो दावे हैं सरकार के, जो चिल्ला चिल्ला के चैनल पे कह रहे हैं 10 लाख रुपए मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी इस अग्निवीर योजना से, उस योजना की हकीकत क्या है, इसको जरा सा पढ़िए खुद से। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय चौधरी मौजूद हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, वैभव महेश्वरी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, पीके सहगल साहब बहुत ही जाने माने रक्षा विशेषज्ञ थोड़ी देर में ये भी पधारने वाले हैं, और प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत ही मशहूर रक्षा विशेषज्ञ हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। सुनील साजन जुड़ चुके हैं मेरे साथ। संजय चौधरी जी, मेरा प्रश्न है आपसे कि युवा समझ नहीं पा रहा अग्निवीर को, या तो आप समझा नहीं पा रहे हैं या फिर इस योजना में कोई खामी है। मुझे लगता है कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं है, उस उम्र से ज़्यादा है। इसके पीछे राजनीतिक कारण है और राजनीतिक दलों को मुझे लगता है कि सेना के मामले को लेकर एक विश्वसनीयता दिखानी चाहिए, गंभीरता दिखानी चाहिए। सेना अपने रिफॉर्म को कैसे करती है, सेना आज की परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढालना चाहती है, मुझे लगता है कि एक सेना ने अपनी बेहतरी के निर्णय के लिए अपने यहाँ रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को चेंज किया है। और सेना का अगर हम जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको देखेंगे तो सेना ने खुद बताया है कि 89 से इस प्रोसेस पर बात हो रही है कि कोई भी देश की सेना अगर यंगर होगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगी और परफॉर्म करने के बाद अपनी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को बेहतर ढंग से हल कर पाएगी। आज दुनिया के 80 से ज़्यादा देश हैं जो इस तरह के रिक्रूटमेंट को कर रहे हैं। स्थितियां बदली हैं, आज सेना में मैन पावर का इस्तेमाल कम है और उससे ज़्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज़ और मोस्ट एडवांस टेक्निक का यूज़ हो रहा है। सैनिक आज अपनी संख्या से ज़्यादा टेक्निक पर बेस हो गया है और पूरी दुनिया में इसे स्वीकार किया गया है। पूरी दुनिया ने इस रिफॉर्म को किया है, विकसित देशों ने भी किया है, मध्यम दर्जे के देशों ने भी किया है। तो एक बेहतर निर्णय जो सेना ने लिया है, मुझे लगता है कि सेना अपनी बेहतरी के बारे में हमारे और आपसे ज़्यादा बेहतर सोच सकती है। उसने सोचने के बाद एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण, जो बवाल का मुख्य कारण है, युवाओं को लगता है कि 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या होगा। सबसे मूल प्रश्न यही है। इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये मसला सुलझाया जा सकता है। नहीं, मुझे लगता है, देखिए, इसको अगर इस ढंग से समझा जाएगा कि जो अग्निवीर की ट्रेनिंग है, दुनिया में जो भी बेहतर नागरिक जिस देश को मिले, वो अगर ज़्यादा अनुशासित हों, ज़्यादा अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित हों और ज़्यादा बेहतर करने के लिए प्रशिक्षित हों, मुझे लगता है कि शिक्षण से ज़्यादा प्रशिक्षण आवश्यक होता है। और ये प्रशिक्षण अगर बेहतर नागरिक बनने को
उन्हें प्रेरित कर सकेगा, तो क्या यह अच्छा नहीं होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री जो हो वो भी अग्निवीर हो, जो डीएम हो वो भी अग्निवीर हो, जो एक सामान्य कर्मचारी हो वो भी अग्निवीर हो, पत्रकार जो हो वो भी अग्निवीर हो, जो एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति है वो भी अग्निवीर हो। यानी कि देश की सुरक्षा की प्रवक्ता भी सामान्य अग्निवीर हो। तैयारियों के साथ सामान्य प्रशिक्षण क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? राजनीतिक व्यक्ति भी हो। जब मैं प्रधानमंत्री कह रहा हूं तो सारे राजनीतिक लोग उसमें शामिल हैं। यानी कि देश के प्रति सामान्य सुरक्षा की ट्रेनिंग के साथ अगर लोग आएंगे तो नागरिक बेहतर कर पाएंगे। आज जो समस्याएं हैं, जो देश के अंदर भी समस्याएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो देश के कानून की खामियां हैं, जो लोगों का आकर्षण देश के प्रति नहीं है, अगर अग्निवीर की ट्रेनिंग के साथ देश के नागरिक इसमें बेहतर कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर भविष्य के लिए देश तैयार हो रहा है। थैंक यू, शुक्रिया और सेना आपका। ने जो निर्णय लिया है, सेना ने अपने आधार पर लिया है, तो वो बहुत बेहतर निर्णय लिया होगा। सुनील सिंह साजन, अभी भी लगातार विरोध हो रहा है अग्निपथ स्कीम का। आज भारत बंद भी बुलाया गया, भले ही इफेक्टिव ना रहा हो, लेकिन कई जगह अप्रिय घटनाएं मिली। देश में एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में बंद का माहौल है, रेल ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है, सरकारी संपत्तियां तोड़ी गई, लेकिन युवा मान नहीं रहे हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। आपकी क्या धारणा और आपकी पार्टी इस स्कीम के बारे में क्या सोचती है और क्या डिमांड करती है? देखिए ब्रजेश जी, इस देश में हिंसा हो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हिंसा के पक्ष में मुझे लगता नहीं कि कोई भी खड़ा होगा। लेकिन आखिर आंदोलन क्यों खड़े हुए? आंदोलन एक दिन में नौजवान सड़क पर नहीं आ गया है, कितने सालों से सेना की भर्ती का इंतजार कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की मजबूरी हो सकती है कि वो अग्निवीरों की सुविधाओं को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल देखिए प्रॉब्लम कहां है। माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक आते हैं, फैसला लेते हैं, कहते हैं नोटबंदी हमने कर दी है, और वादा क्या किया कि 50 दिन का मौका दीजिए और अगर सब कुछ ना बदल जाए तो हमें चौराहे पे खड़ा कर देना। तो नोटबंदी हुई, अर्थशास्त्रियों को आप नहीं समझा पाए, फिर आप किसानों के प्रति काला कानून ले आए, आप किसानों को नहीं समझा पाए, और अंततः घुटने टेक करके आपको कानून वापस लेने पड़े। और अब जब नौजवानों के लिए आप कोई स्कीम लेकर के आए हैं, आपकी हम मान लेते हैं कि आपकी मंशा अच्छी है, लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके लिए कर रही है वही उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, तो आप किसके लिए करना चाहते हैं? और जब आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, 4 साल बाद उनका क्या होगा, नौजवानों का, उनके परिवार का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? अरे ये बात आप समझा दो। विपक्ष कहां है? विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप नौकरी दो, आप विपक्ष की बात नहीं सुन रहे। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ब्रजेश जी आपके कार्यक्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, कि जितनी जल्दी अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लें उतनी जल्दी अच्छा होगा, क्योंकि ये देश नौजवानों का है। मतलब क्या है? नौजवानों को धोखा देकर के ये देश नहीं चल सकता। मतलब क्या है आपका? नहीं, मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि देश का माहौल ठीक रहे। नहीं, आपने काफी तल्ख भाषा में ये शब्द इस्तेमाल किए, इसलिए मैंने ये बात पूछी। नहीं, तल्ख नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें भी चिंता है। जो सरकारी नुकसान हो रहा है, जो रेलवे का नुकसान हो रहा है, जो गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है। हमारा भी है, आपका भी है। तो केवल भाजपा के लोग चिंतित नहीं हैं जी, हम आप भी चिंतित हैं। पीके सहगल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नई दिल्ली से, देश के मशहूर जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। सहगल साहब, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह अग्निपथ की आग अभी बुझ नहीं रही है, बल्कि भड़कती जा रही है और इस मसले का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जब से यह स्कीम रोल आउट हुई है 3 संशोधन आ चुके हैं, आपकी राय? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज के तो अपने अपने व्यूज होंगे। जहाँ तक बीजेपी के व्यू है और बीजेपी के समर्थक हैं, वो इस स्कीम का हर प्रकार से प्रशंसा करेंगे और जो अपोजिशन है हर प्रकार से विरोध होगा। सरकार ने काफी सोच समझ के ये स्कीम शायद उतारी होगी, बड़ा लाजमी था कि इसको थोपा ना जाए। स्कीम को थोपा गया है, किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया, अपोजिशन को किसी प्रकार से, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया।
बड़ा लाजमी था कि इतनी बड़ी क्रांतिकारी स्कीम जो है, जो देश की सुरक्षा और उसकी एकता अखंडता के साथ जुड़ी हुई है, इसको लॉन्च करने से पहले इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में इनसाइड एंड आउटसाइड होना चाहिए था। कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए थी, कमेटीज इसके हर पहलू को देखती, फिर युवाओं से बातचीत करती, स्कूलों में जाना चाहिए था, कॉलेजेस में जाना चाहिए था, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए था, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहिए था। अगर ये सब कुछ हुआ होता रोल आउट करने से पहले, तो इस माफी का तोड़फोड़ कुछ नहीं होता। आपने देखो कि जब हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज किया है, तो वो यूनियनाइज थी, बड़े पैमाने पर वहां पे दंगे फसाद हो सकते थे। सरकार उनके साथ 3 साल बातचीत करती रही, और 3 साल बातचीत के बाद में उनको हर प्रकार का आश्वासन दिया कि ये देश के हित में, आपके हित में, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और जब उसको रोल आउट किया तो किसी प्रकार का कोई एजुटेशन नहीं हुआ, सब उसको आसानी से आराम से सबने मंजूरी दी, और उसका देश का बड़ा जबरदस्त फायदा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। इस स्कीम को जो है किसी ट्रांसपेरेंट तरीके से लॉन्च नहीं किया, और इसकी पैकेजिंग भी सही नहीं थी। 14 जून को स्कीम अनाउंस होती है, जब बहुत बड़े पैमाने पर बवाल उठता है, तो आए दिन उसमें आप शुगर कोटिंग कर रहे हो, आप आफ्टर थॉट्स कर रहे हो, आप कह रहे हो ये यहाँ आपको नौकरियां मिल सकती है, ये हो सकता है। इस मासिक के आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं। हमारे डिफेंस सर्विसेज हर साल 55 से 60,000 सैनिक जो है हाईली एक्सपीरियंस, बड़े हाई टेक इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो उनको सीएपीएफ में लिया जाता है, ना ही उनको किसी कॉर्पोरेट में लिया जाता है। उनको बेचारों को केवल और केवल सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ता है, और वो भी बड़ी कम तनख्वाह पे 12 घंटे उनको एक्सपर्ट किया जाता है, और तनख्वाह दी जाती है सिर्फ 12 से 15,000 रुपए। मुझे लगता है कि जो 75% अग्निवीर भी बाहर आएंगे, बड़े आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन उन आश्वासन के बावजूद उनको उस माफी की कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी जिसका उनको दर्शाया जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी इतना आसानी से सर, आपने जो सैन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि सेना को ज़्यादा जवान, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा स्ट्रेटजिक फोर्स, ज़्यादा टेक्निकल फोर्स बनाने के मकसद से ये बदलाव किए जा रहे हैं, ये रिफॉर्म बताया उन्होंने। देखो, ये 17 से 21 साल के बच्चे जो हैं, कुछ तो 12वीं भी नहीं पास किए होंगे, 10 से 12वीं, ये कितने टेक्निकल होंगे। आज फौज के अंदर जो जवान है वो बड़े जबरदस्त टेक्निकल हैं। जो अलग अलग प्रकार से भर्तियां होती हैं, उसमें बीटेक के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, एमए के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, कुछ पीएचडी वाले भी आ रहे हैं। ये 17 से 21 साल में इसमें भी कोई नहीं होगा, और हर साल जो है, हर 3-4 साल में टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आ रहा है। फिर जो हमारी सेना ने पिछले 75 साल में जिस माफिक देश की सेवा की है, जिस माफिक देश को की सुरक्षा की है, किसी भी ऑपरेशन में फेल नहीं हुए। हमने वो कर दिखाया जो दुनिया की कोई सेना नहीं कर सकती। इस समय हिंदुस्तान की सेना जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, उसके बावजूद आप उसके साथ चेंजेस ला रहे हो बिना लार्ज स्केल डिस्कशन के। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सारे देशवासियों की है, नेशनल कंसेंसस होना चाहिए था। कोई एक पार्टी का प्रिजर्व नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव प्रिजर्व नहीं है। बड़ा लाजमी था कि इतना क्रांतिकारी जो स्कीम ला रहे हो सकता है कि बहुत अच्छी हो, लेकिन उसको मनमाना लोकतंत्र में एक बात और कहा गया सर कि ये स्कीम, अभी संजय भी बता रहे थे कि ये योजना दुनिया के कई मुल्क इस तरह की मिलिट्री एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और या तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसराइल को छोड़ के जितने भी देशों ने इस माफी की कार्रवाई की है, उनकी कुछ तो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है कि इतनी जनसंख्या नहीं है। हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसराइल के टोटल 7 मिलियन लोग हैं, 110 मिलियन दुश्मन है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। उनका कॉज बड़ा जबरदस्त है, अगर वो लड़ाई हारते हैं तो दैट विल बी द एंड ऑफ इसराइल। हिंदुस्तान के इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि आप अगर जरूरत पड़े तो 500 डिवीजन हर महीने में खड़ी कर सकते हो, इसलिए हमको उस माफी की आवश्यकता नहीं थी। बाकी जितने भी देशों का नाम लिया जा रहा है, उनमें से एक भी देश जो है, उनके हर हाईटेक इक्विपमेंट है, हर प्रकार का सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, बहुत बड़ी तादाद में, एक भी लड़ाई नहीं जीता 1945 के बाद में। आप देखो अमेरिका 73 आप क्या चाहते हैं, इसमें संशोधन किया जाए, इस पर बात की जाए या इसको रोल बैक किया जाए? देखो, ये स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है और कमजोर हो सकती है तो समय बताएगा, लेकिन बड़ा लाजमी है कि देशवासियों को साथ लेके चला जाए। इसको 3 महीने तक स्थगित कर देना चाहिए। आप रोल बैक नहीं करना चाहते, मत रोल बैक कीजिए, 3 महीने तक स्थगित कर लीजिए। इस साल की रिक्रूटमेंट पुराने तरीके के मुताबिक कीजिए, और ये 3 महीने का समय इस्तेमाल कीजिए ऑपोजिशन को साथ में ले जाने के लिए, युवकों को साथ में ले जाने के, उनकी जितनी शंकाएं हैं उनको दूर करो। बड़ा लाजमी है कि उनकी तमाम शंकाएं दूर की जाए, उनके तमाम जितने भी
उनको लग रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, ये सारी चीजें दूर की जाए। फिर इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से जो आश्वासन है, गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि ओआरओपी के समय भी आपने बड़ी गारंटी दी ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में गारंटी दी जाती है, सरकार को उसको लागू करना जरूरी नहीं है। अगर आपको पैसे ही चाहिए था तो बड़े और तरीके थे, आप हर एक से अगर बातचीत करते तो बहुत और तरीके निकल सकते थे पैसे बचाने आप चाहते हैं कि 3 महीने के लिए को... स्थगित हो और कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो? एब्सोल्युटली। ऑल राइट सर। प्रफुल्ल बख्शी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत ही जी हाँ, आप कंप्लीट कर लें सर, कंप्लीट करें सहगल साहब। इसमें बेटे, इसमें किसी प्रकार का ईगो नहीं होना चाहिए। ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और देश का भविष्य और देश की सुरक्षा, देश को हमने 21वीं सेंचुरी में इसको देश हिंदुस्तान को एक उभरती महाशक्ति बनाना है, इसलिए बड़ा लाजमी है कि थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर। निवेदन है कि अभी बने रहिएगा हमारे साथ। प्रफुल्ल बख्शी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से, बहुत ही जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। बख्शी साहब बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये सर, अग्निवीर की आग अभी थम नहीं रही है और इस मसले का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि दिनों दिन ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। हालांकि भारत की सरकार ने और मिलिट्री ने इस पर 3 संशोधन किए हैं। शुक्रिया आप अब मुझे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये एको आ रहा है बहुत। हाँ, मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलते रहें प्लीज। जी, आप बोलते रहें। सबसे बड़ी बात है, अभी मैं जनरल सहगल साहब बोल रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ठीक है। पर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि अभी ये जो बात चल रही है, ये हमारी जो सजेशन आई है, अगर इस सजेशन से पहले इसका थोड़ा और चिंतन किया गया होता तो ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर से डिस्कशन की है। आज महिंद्रा के साथ में और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ में उन्होंने अभी डिसीजन ये आने वाला है, जो ये बताया गया है कि सारे कॉर्पोरेट सेक्टर एक यूनिफाइड बॉडी बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में तालमेल रखेंगे और कितने परसेंटेज कौन कौन सी इंडस्ट्री देगा। साथ में गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वहां पे कंपल्सरी एंट्री की बात हो रही है। बीएसएफ, सीआरपी की बात हो रही है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सारे के सारे, कोस्ट गार्ड में जितने आपके फॉरेस्ट और रेलवे है, ये सारे मिलकर एक दम, और बाकी जो पीएसयूज हैं, ये सारे के सारे अपने प्रपोजल अब डालने वाले हैं। इसमें करीब हफ्ता 2 हफ्ता और लगेगा, और ये प्रपोजल आके एक सॉलिडिफाइड प्रोग्राम बन रहा है, जिसमें गवर्नमेंट को ये बताया जाएगा कि ये सारी की सारी वैकेंसी किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी। ये लेटेस्ट मेरे को ये पता चला है। अब इसमें कितना सक्सेस आएगा नहीं, ये समय बताएगा, 2-3 हफ्ते बताएंगे। पर अगर ये हो जाता है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके लड़के को जो यंग बॉय जो जा रहा है, जो 18 साल 20 साल की उम्र में जाके अगर 24-25 साल की उम्र में निकल रहा है, उसको ये आश्वासन दिया जाता है कि तेरे को अगले 4 साल के बाद में ऐसी जगह नौकरी मिलेगी। मैंने कम से कम 5 हेड्स को सुना है, इंडस्ट्रियल हेड्स को, सबने इस बात को सराहा है और प्रॉमिस किया है कि सब मिलके एक जॉइंट बॉडी बना रहे हैं और इस बात को तवज्जो दे रहे हैं कि किस तरीके से इनको किया जाए। अब बात सारी ये है, और एक मैं आपको बात बता दूं कि फौज एक वे ऑफ लाइफ होता है, मैं मानता हूं, और पर उसमें पे का और प्रोविजन और जिसको कहते हैं बाकी वर्किंग कंडीशन का बहुत अहमियत होती है। आप ये नहीं कह सकते ये फौजी आएगा उसको आप कुछ भी मत दीजिए तो वो फिर भी खुशी खुशी काम करेगा, नहीं। ये फौज मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, उसको फौज मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, उसको खाना चाहिए होता है, तनख्वाह चाहिए होती है। बड़ी बड़ी फौजें गिर गई हैं और जब उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, चाहे मर्सिनरी फोर्स हो चाहे वो डाउनवर्ड, सबको ये तनख्वाह की जरूरत होती है। तो ये आप बात मान के चलिए। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, भारत को कंपेयर मत करिए बाकी कंट्रीज के साथ में। सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इनकी इस तरीके की कारनीति है, इनके कोई दुश्मन नहीं है, वो
जनरल सहगल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारी जो तरीका है वो टाइम प्रूवन है। तो आपका सुझाव क्या है, कंसल्टेशन का प्रोसेस किया जाए? कंसल्टेशन का प्रोसेस जारी रखा जाए और इस समय जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में उठाकर उसका एक डेट दे कि इस डेट में हम आपको अनाउंस करेंगे। कोई जल्दी नहीं है कि आप अगले महीने ही इनकी एंट्री शुरू कर दीजिए। कोई ये बात याद रखिए। और मैं दोबारा आपको बात करता हूं, हमारे को अपने से कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। भारत के में किसने कहा कि हमारे सोल्जर यंग नहीं है? 21 साल का 20 साल के सोल्जर्स ने वीर चक्र और महावीर चक्र जीता हुआ है। सब यंग होते हैं, धीरे धीरे ओल्ड होते हैं। तो ये बात गलत है कि यूथ फोर्स आएगी, ये सब कहने की बातें हैं साहब। ये अब तक जो तरीका है वो टाइम प्रूवन है और वो तरीका बहुत शुक्रिया सर। जो 25% लोग हैं 75 में से, वो टाइम प्रूवन तरीका। उमा शंकर पांडे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। मेरा उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उमा शंकर पांडे, कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है अग्निपथ स्कीम का? ब्रजेश जी, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस अपने देश के युवाओं के साथ खड़ी है। उनके भविष्य को लेकर कांग्रेस चिंतित है। इसलिए एक बेहतर कानून के लिए कांग्रेस पार्टी मोदी जी पर दबाव डाल रही है। मैं मोदी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि रिफॉर्म पहले बुरे लगते हैं, बाद में सही लगते हैं। नोटबंदी में पूरे देश ने देख लिया, सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए मर गए थे। किसान कानून बिल पर तमाम प्रवक्ता भाजपा के बैठते थे और कांग्रेस के लोगों को गालियां देते थे, और अंत में जब 700 किसान मर गए तो प्रधानमंत्री जी ने आके माफी मांग के उस कानून को रोल बैक किया। ऐसे ही जीएसटी में हुआ। तमाम कानून जो मोदी जी ने लाया उस पर उसका क्या हश्र हुआ, उनको माफी मांगनी पड़ी हर बार, ये पूरे देश ने देखा। बड़े बड़े लाल बुझक्कड़ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ब्रजेश जी, कहा जा रहा है कि अब समय बदल गया है, ट्रेंड लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी से भरपूर लोग चाहिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये जो 4 साल है, इसमें वेपन का ट्रेनिंग तो मुझे समझ में आता है 6 महीने, क्या उनको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग भी आप दे रहे हैं? ये भी जरा मुझे क्लियर कर दीजिएगा। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि सेना का औसत आयु कम करना है। ब्रजेश जी, एक बार हम भी अपने भाई को लेके यहाँ कैंट में आर्मी की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट दिलवाने गए थे, तब मेरे भाई की भी एज यही थी, 18-19 साल के आसपास। तो सेना में तो जो भर्ती होते हैं आर्टिलरी के लोग, वो तो इसी उम्र के होते हैं। और माय डियर फ्रेंड, आपने 46,000 भर्तियां निकाली हैं। पता है, मैं 2 बार ट्राई किया, मेरा नहीं हुआ, फिजिकल से आउट हो गया था। तभी देखो आज पत्रकारिता कर रहा हूं। 46,000 आपने भर्ती निकाली है, उसमें से 34,500 को आप बाहर कर दोगे, बचेंगे 11,500। 11,500 और 2.5 लाख पद आर्मी में रिक्त हैं, उसमें से आप 11,500 ले रहे हो। आप चाहते क्या हो ये बताओ? इससे सेना की औसत आयु घट जाएगी क्या? कांग्रेस की डिमांड क्या है? कांग्रेस का डिमांड सीधा सा है, इस कानून को वापस लो, और लेना पड़ेगा। आपने किसान कानून पर बड़ी बड़ी बातें की, अंत में वापस लेना पड़ा, मोदी जी को माफी मांगना पड़ा। इस पे क्या चाहते हैं? इस पे भी मोदी जी इसको रोल बैक करें या फिर माफी मांगे। ये जो सब कुछ हो रहा है, आप युवाओं को डरा कर अपना काम निकालना चाहते हैं। कम से कम 24 जून से तो रोल आउट हो रही है, प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये करें। देखिए, युवा है, युवा सब समझता है। अपने कम से कम ये जो बीके सिंह है ना, देखिए ब्रजेश जी, इनका दोहरा चरित्र देख लीजिए। इजराइल की बात कर रहे थे, माफ करिएगा ये बात रह गई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कंप्लीट करो, थोड़ा टाइम। मैं बस खत्म कर रहा हूं। देखिए, ये यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे थे, सब कुछ सर ने बता दिया। मैं इजराइल की बात कर लूं, इजराइल की संख्या भी सर ने बताई। वहां सबके पास नौकरी है चौधरी साहब, सबके पास नौकरी है, कोई वहां सेना में नहीं आना चाहता, इसलिए वहां अनिवार्य सैनिक सेवा लागू किया गया। इजराइल से कंपेयर कर रहे हैं अपनी, और आप तो कह रहे थे कि हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकोनॉमी है। धन्यवाद। अब फिर पेंशन और वेतन देने के लिए लाले पड़ रहे हैं सेना के। बहुत धन्यवाद। ठेके पर लास्ट बात कह दूं ब्रजेश जी, बिल्कुल प्लीज।
देखिए, सेना के बाद बात खत्म करो। वो बख्शी जी जो कह रहे थे कि तमाम कारपोरेट के लोग आए मिलके ये निर्णय लिया है, इसका मतलब फिर तो सही हो गया कि अडानी के लिए ट्रेंड सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कैलाश विजयवर्गीय इनके नेता कह रहे थे कि भाजपा के कार्यालय के लिए सुरक्षा गार्ड हम लगा देंगे, फिर तो वही हो गया कि सेना ट्रेन करेगी और अडानी के लिए आप जो है इनको लगा दोगे। वैभव महेश्वरी, अभी डिबेट में जब आप ज्वाइन कर रहे थे उसके पहले आपके दोस्त संजय चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने एक सजेशन दिया कि प्रवक्ता भी अग्निवीर होने चाहिए। आपको उनका प्रस्ताव मंजूर है? मुझे लगता है कि मोदी जी जब भी इस देश के लिए कुछ लेके आते हैं तो एक बात पूरा देश जानता है कि किसी न किसी नए तबके का बंटाधार होने वाला है। किसानों के लिए कुछ लाए तो किसान सड़क पे, सोचो नाम लिखा होगा अग्निवीर वैभव महेश्वरी, कितना अच्छा साउंड करेगा। इन्होंने असल में कहा, एक नारा दिया था मैं भी चौकीदार, और लाखों लोगों ने कहा कि हाँ भाई मैं भी चौकीदार। तो ये इतने सीरियस हो गए कि ये योजना ही ले आए कि तुम सब चौकीदार ही बन जाओ। लेकिन दुख की बात यह है कि ये आर्मी को उसका हथियार बना रहे हैं, आर्मी को कमजोर कर रहे हैं। इस तरह से ठेके पर लाकर, संविदा पर लाकर युवाओं को डालना और फिर वापस से वो तो आर्मी को तो कमजोर करेंगे ही करेंगे। इस तरह से क्या सपने आप दिखा रहे हो यूथ को, जो एक परमानेंट, एक बहुत ज्यादा एक्सीलेंस, आर्मी का मतलब क्या होता है, आर्मी मैन, एक्सीलेंट ट्रेनिंग्स, हर तरह से सुपीरियर बनाया जाता है, देश की रक्षा को वो करता है। और वहां पर आप एक ऐसे युवा को लाओगे जिसका सपना ही होगा 2 साल 3 साल वो ट्रेनिंग करेगा और जब तक एडजस्ट होगा तो उसके सर पे निकाले जाने की तलवार लटकने लगेगी। और फिर आप उसको सपना क्या दे रहे हैं कि साहब कॉर्पोरेट टाई अप कर लिए हैं हमने। मैं तो कहता हूं ये पूरी स्कीम ही आप कॉर्पोरेट टाई अप करके लाए हो। कॉर्पोरेट टाई अप ही यही है। और अगर ब्रजेश जी वाकई में अगर कॉर्पोरेट को इतनी जरूरत है कि ट्रेंड उनके पास वर्कफोर्स होनी चाहिए, तो आप एक ट्रेनिंग का सेल खोलो ना। आप आर्मी का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हो? आप लोगों को फौज की ट्रेनिंग दो, जवानों की ट्रेनिंग दो, किसको मना है? कौन सा युवा, मुझे भी अगर मौका मिला होता, आपको स्कूल में मौका मिला होता कि फौजी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, आप ले लेते। लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि इस ट्रेनिंग को देने के लिए और कॉर्पोरेट को सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने के लिए, मेरा हुआ नहीं भाई हम कहते हैं हमको नहीं, फौज में लेना नहीं है, लेकिन अगर मैं आर्मी की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं तो मुझे ट्रेनिंग का प्रोविजन करे सरकार। एक अलग मंत्रालय खोल देंगे, यहाँ फौजी ट्रेनिंग दी जाएगी और मैंडेटरी है सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आर्मी के अंदर भेजोगे, वहां पर उनको रखोगे, एक्सप्लॉइट करोगे। ऑलरेडी पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन इस देश में क्या है। आप करना क्या चाहते हैं उन लोगों का? इतनी बड़ी वर्कफोर्स, क्या ये आरएसएस में भर्ती हो जाएंगे? एक बयान केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने दिया था, पढ़ा, सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। हाँ, क्या है वो? कैलाश विजयवर्गीय के स्टेटमेंट सुना है? हाँ, वो तो कमाल ही है। उन्होंने तो एक तरह से उनको ऐसा लगा कि उन्होंने पूरा प्रपोजल पढ़ लिया और आखिरी पन्ना पहले ही बोल दिया कि भाजपा को इससे सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे, संघ में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हथियार चलाना आता होगा, निजी सेनाएं बनाने में बड़ी मदद मिलेगी क्योंकि निजी सेनाओं का चलन काफी है। और मोदी जी की जिस तरह से जो तानाशाही सरकार है, इनको बड़ा शौक होगा। आप चाहते क्या हो? आपकी पार्टी चाहती है इसका फौरन रोल बैक किया जाना चाहिए, नंबर 1। और इस पर विचार करके आप पूरे कंट्री के अंदर एक रेफरेंडम चलाइए और इसके बाद सबसे पहले टेक्निकल एक्सपर्ट, ये रक्षा का मैटर है। ठीक होगा कि मिलिट्री के मामलों में हम कोई रेफरेंडम करें? पहली बात तो मिलिट्री, हर बात चौराहे पे चर्चा नहीं की जाए। पहली बात तो यह है कि मिलिट्री की रिकमेंडेशन ले कि क्या ये ठीक है या नहीं है, और जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की राय आ जाए तो उसके अंदर के दायरों में ही रेफरेंडम किया जाना चाहिए। और रेफरेंडम भी आपको मालूम है कितने मैनिपुलेटेड होते हैं, वोटिंग कितनी मैनिपुलेटेड होती है यहाँ पर। आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें रेफरेंडम, इसमें भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय लाके ये लोग पहले आके बोलते हैं, फिर रायता फैल जाता है, फिर उसे समेटते हैं, फिर अमेंडमेंट करते रहते हैं। कभी चाहे जीएसटी का मामला हो या कोरोना के जो मैनेजमेंट चल रहा था उसके ऊपर देख लीजिए, नोटबंदी जब करी थी तो इन्होंने सैकड़ों अमेंडमेंट करे थे। वीरेंद्र जी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, मसला समझ थम नहीं रहा है, अभी ये अग्निपथ वाला मसला गर्म ही है, इसका समाधान क्या है? देखिए, ये योजना सफल होगी या असफल, इसके बजाय अगर हम इस ओर देखें कि हम लोग जिन राज्यों से आते हैं वहाँ पर उद्योगों का अभाव है, और पहाड़ी राज्यों में तो और ज़्यादा है, जहाँ पर जो उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्य जितने हैं वहाँ पर तो सेना की नौकरी एक बहुत बड़ा सपना है। पहाड़ी राज्यों में भी लोग नौकरी ढूंढते हैं और सबसे ज़्यादा सेना में जाते हैं। तो ये युवाओं के सामने एक विकट समस्या है कि उनकी उम्र बीत रही है, वो पढ़ लिख कर पैसा खर्च करके भी अच्छी नौकरी नहीं कर पाते। तो सेना में जाने के लिए शुरुआती दौर से ही लोग तैयारियां करते हैं। अब अगर इन सब बातों के इतर ये देखा जाए कि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो महानगरों में नहीं रहते, वो ज़्यादातर गांव गिराव के लड़के हैं। असली गरीबी और बेरोजगारी गांव में है, जहां घरों में बच्चे ज़्यादा हैं, कमाने वाले लोग कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं,
खर्चा ज़्यादा है, महीने का खर्चा पूरा नहीं पड़ पाता, गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी सुविधा नहीं दे पाते। जब वो जवान होते हैं तो सोचते हैं कि शायद वो सरकारी नौकरी में चले जाएं तो उनके परिवार का भविष्य बदल जाए, लेकिन अब तमाम सारी जगहों पर नौकरियों का अभाव होता जा रहा है। तो बीजेपी और सेना में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये अग्निपथ अग्निवीर ये बहुत सफल योजना है। विपक्ष कह रहा है साहब ये खराब योजना है, लड़कों ने उपद्रव मचा दिया है, तमाम जगहों पर आगजनियाँ हो रही हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। जिस बीजेपी ने 2014 में पूरा चुनाव वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर लड़ा, जिसने इस देश के सेना के दर्द को कहा कि हम सत्ता में आए तो समझेंगे और लागू करेंगे, अब उसी की सरकार में नो रैंक नो पेंशन की बात आ रही है। ये कैसे होगा, क्यों इसको लाना पड़ा, क्यों पूरी लंबी अवधि के लिए सैनिक या जवान नहीं रखे जा सकते, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। देश के भविष्य का सवाल है। ये कोई वो नहीं है कि गांव में खेत चर जाएगा, जानवर आके तो रात में चल के जाग लिए तो वो सेना के जवान बन गए। सेना के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जीवन का बड़ा बलिदान करना पड़ता है और वर्दी पहनने का ख्वाब भी लोगों के पूरा होता है। अब सरकार क्या सोचती है कि कितने में लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है। 500 रुपया महीना देकर, 40,000 रुपया महीना अग्निवीरों को देकर। एक बात और कही जा रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में या राज्यों में जब ये लोग समाहित होंगे तो उन लोगों में जब 10% के करीब कहा गया, तो ऐसे में फिर जो आरक्षण होगा, संवैधानिक प्रावधान है, उसको कैसे मैनेज करेगी सरकार। अग्निवीर जब वो रिटायर होकर आएगा और उसको दूसरी जगह नौकरी दी जाएगी। देखिए ब्रजेश जी की आज चर्चा इसी बात की हो रही कि इस योजना का फायदा है कि नुकसान। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, लेकिन सरकारों के सामने इस बात की चुनौती है कि वो अपनी योजना को लागू कैसे करें। संविदा की एक नौकरी निकलती है चपरासी की, बाबू की, तब भी लाखों लोग आवेदन करते हैं। अग्निवीर में भी लाखों करोड़ों लोग आएंगे आवेदन करने, ऐसा नहीं है। अब जिसको जो मिलेगा वो उसी में काम चलाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अवसर कम है, मांगने वाले ज़्यादा हैं। इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते, इसीलिए लोग चपरासी और चौकीदार की भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं जी। अब वो भाई भूख और बेरोजगारी आदमी से सब कराती है, सबके पास इतने साधन नहीं है तो कैसे चलेगा। आज देखिए तमाम राजनीतिक दल हैं और संगठन इन्होंने कहा, ऐलान किया कि हम विरोध करेंगे। सरकार देखे, मीडिया के लोगों को तो इतना भी अधिकार नहीं है कि वो कोई बहुत हंगामा करें और हल्ला मचाएं। आपको हमको खाली ये बताना है कि भाई देश की जनता उपद्रव कर रही है, सरकार योजना ये ला रही है, आगे नफा नुकसान सरकार देखेगी। चुनाव में हर 5 साल में सरकार को जाना है, जनता से उसे वोट मांगना है, कैसे लेगी। ब्रजेश जी, भारत में करीब 13,40,000 सेना में जवान हैं, जिसमें से 10 राज्य ऐसे हैं जिनसे 70% लोग आते हैं सेना में। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जाते हैं, इस समय 2,18,000 हैं। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये 70% जवान भेजते हैं सेना में। बाकी देश के अन्य राज्यों से 29%, 30% करीब आते हैं जी। 13 लाख की से बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी फोर्स है दुनिया की, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी का आलम चरम पर है। हमारे यहाँ ये संकट हमेशा हर सरकार के सामने बना रहा कि लोगों को अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छी सुविधा, पढ़ाई लिखाई कैसे मुहैया कराई जाए। जनसंख्या ने सारे स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया है, जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ पूरी नहीं पड़ पा रही है। उसी से भर्तियां भी जुड़ी हैं, नौकरियां भी जुड़ी हैं। ब्रजेश जी, एक चुटकुला है छोटा सा जी कि एक बार एक मंत्री जी
जनता की, गरीबों की समस्याएं सुन रहे थे। तो एक आदमी से पूछा, बताओ भाई तुम्हारी क्या समस्या है? तो उसने कहा, मंत्री जी मेरे 4 लड़के हैं। एक लड़का है बीटेक है, एमबीए किया है, दूसरा लड़का है उसने एमसीए किया है, तीसरा है वो बीएड और टीएड सब पास किया हुआ है, और चौथा लड़का जो है वो चोर है। तो मंत्री ने गुस्से में कहा, जो चोर है उसको निकाल के बाहर करो। तो आदमी ने कहा कि साहब वही तो एक कमाने वाला है, बाकी तो सब बेरोजगार हैं बड़ी बड़ी डिग्री लेके। अगर उसी को निकाल दूंगा तो फिर घर भी चलना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल कंक्लूड करें। डॉक्टर हरिओम पंवार देश के बहुत बड़े जाने माने साहित्यकार हैं। वो सेना पर, लोगों के दर्द पर बहुत कुछ लिखते हैं। सुनिएगा कि मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है और भूखे बच्चों को कचरे से खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ, निर्धनता और काले धन पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं अदना सा कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का, मुझको कोई ज्ञान नहीं है छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ, कोई निर्धन चीख रहा हो मैं उसको कह देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर मैंने आज के डिबेट को लेकर एक प्रश्न पूछा हम लोगों ने कि अग्निपथ पर मचे संग्राम के बीच क्या युवाओं को समझाने में सरकार कामयाब होगी। अखिलेश लिखते हैं कि अग्निपथ आयु सीमा 35 साल कर दीजिए, मैं भी फॉर्म भरना चाहता हूँ। और तो बड़ी बेतुकी बात इन्होंने लिखी है। गोपेश कुमार लिखते हैं कि मौजूदा हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि सरकार युवाओं को समझाने में कामयाब हो पाएगी। आयु सीमा में छूट और पेंशन से बात बन सकती है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, दरअसल मसला ये है, पूरी डिबेट के दौरान एक बात निकलकर कॉमन रूप से आई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉब सिक्योरिटी कन्फर्म्ड कर दी जाए तो इस पे कंसल्टेशन प्रोसेस और बेहतर हो सकता है, या फिर इस योजना का लाभ युवा उठा सकता है, बशर्ते इसमें जॉब सिक्योरिटी अश्योर की जाए, प्रॉमिस नहीं। देखिए, पूरी बहस के दौरान कई ऐसे विषय आए जिसका जवाब देना मैं बड़ा मुनासिब समझता हूँ। देखिए, देश के अंदर जब कंप्यूटर आया तो सारे के सारे ट्रेड यूनियन ने इस देश के अंदर हड़ताल की, और हड़ताल में पूरा देश बंद हुआ, और ये लंबे समय तक चली, और कहा गया था कि इस देश में अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो इस देश में बेरोजगारी इतनी होगी कि सारे के सारे लोग आत्महत्या करेंगे। लेकिन हमने समय के साथ देखा है कि कंप्यूटर ने आने के बाद स्थितियों को बदला है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, लोगों को रोजगार गया नहीं है, रोजगार मिला है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बड़े निर्णय पर समय के साथ उसमें संशोधन होते रहते हैं और उसका बेहतर परिणाम निकलता है। इस देश ने तब भी देखा है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो लोगों ने कहा कि प्राइवेट लोग बैंक चलाते हैं, वो तुरंत बिना किसी औपचारिकता के लोगों को लोन दे देते हैं। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो लोगों को बहुत जल्दी लोन नहीं मिल पाएगा। संकट के समय रात में 12 बजे भी पैसे की जरूरत होती थी तो लोग ले लेते थे। उस प्रकार के तर्क हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग को समय होते देखा है। जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो लोगों ने कहा कि ये जमींदार लोगों को रात के वक्त भी अगर कहीं जरूरत होती थी उनकी सुरक्षा देते थे, उनके लिए आश्रय देते थे, जब अवसर पड़ने पर उनको अपनी जमीन दे देते थे, अपनी खेती कराते थे, परिवार की तरह रखते थे। हमने देश में बड़े निर्णयों के समय इस प्रकार से परिवर्तन के दौर में लोगों की असहमति को होते देखा है, लेकिन वक्त के साथ वो असहमति साकार रूप में होती दिखी। अभी आप ये मानते हैं कि ये स्कीम अपनी तरह में मुकम्मल है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कोई कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि दो तीन चीज अगर मैं क्लियर कर पाऊंगा। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कहे कि सेना के लिए पैसा ही इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा इंपॉर्टेंट होता तो राणा प्रताप इस देश के अंदर अकबर से युद्ध नहीं करते। वास्तव में भावना क्या है? देश के लिए भावना है, देश के प्रेम के लिए भावना है। और मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है आप लोग ना मानते हूं, कि इस देश के लिए समर्पण, देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति वफादारी लोगों को सेना के अंदर आने के लिए आकर्षित करती है। आकर्षण का पहला केंद्र, पहला मापदंड और पहला आकर्षण है
देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति भक्ति और देश के लिए कुछ करने का जज्बा। मैं ऐसा मानता हूं कि सेना कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो नौकरी देती है, सेना इस देश प्रेम की सेवा करने का अधिष्ठान है। इसलिए सेना के प्रति आकर्षण का केंद्र नौकरी नहीं है, नौकरी देश की छीनने का सेवा इतना है। भद्दा और ये कभी भाव अगर नहीं रहेगा देखा। तो लोगों का आकर्षण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बिना, जिसे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार के नागरिक निकलेंगे, आज देश के नागरिकों के नागरिक धर्म के लिए भी जरूरत है। मुझे लगता है कि सेना के साथ इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो लोग निकलेंगे बेहतर आएगा। 2-3 दिन पहले एक और तर्क चल रहा था कि सेना के प्रशिक्षण से पाए हुए लोग आतंकी बन जाएंगे, ऐसा भी तर्क लोग दिया करते थे। लेकिन भारत की सेना के प्रशिक्षण के अंदर वो ताकत है कि इसके स्पर्श से आने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना रास्ता नहीं बदलेगा और देश के लिए और बेहतर करके दिखाएगा। ऑलराइट, सुनील साजन जी, क्या इनके तथ्यों और तर्कों से सहमत हुआ जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इनके तर्क से कैसे सहमत होगा। और मैं कह रहा हूं, आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बता दे कि कितने उनके परिवार के लोग सेना में हैं, बड़े देशभक्ति की बात कर रहे हैं। आप उनको खाली पेट रख करके उनके माँ बाप बीमारी में तड़पते रहें, इलाज कराने का इंतजाम ना हो और उनको देशभक्ति आप सिखा रहे हैं। आप रोजगार के नाम पर मजाक बना के रख दिए। और मैं फिर कह रहा हूं और अनुरोध के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी माफी मांग करके इस फैसले को खत्म कर देगी, देश के नौजवानों के हित में और देश के हित में होगा, सबके हित में होगा। देश का नौजवान नहीं झुकने जा रहा। अंततः एक वक्त आएगा, हम आप फिर बात करेंगे ब्रजेश जी, यही बीजेपी सरकार को देश का नौजवान घुटनों पर लेकर के आएगा और फैसला वापस होगा। ऑलराइट, प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दरअसल पूरी डिबेट का एक मसला है, और जो मैं पिछले 3-4 दिनों से बहुत यूथ से मैंने बात की और भी लीडर्स से बात की, अपोजिशन के लोगों से भी समझा, एक्सपर्ट से भी बात की, घूम फिर कर बात आ रही है जॉब सिक्योरिटी की। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घूम फिर कर बात जॉब सिक्योरिटी की आती है। अगर जॉब सिक्योरिटी की बात ना होती तो फिर ये मसला ही ना होता। जॉब सिक्योरिटी आ रही है, ये भी बात सही है, जॉब सिक्योरिटी उनके मन में है, ये भी बात सही है। पर मैं आपको बता दूं, आज जो मैंने सुना है, मैं उस डिबेट में था जहां पे ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आए थे, उन्होंने ये कहा था कि मत सोचिए हम इनके को गार्ड ड्यूटी के लिए लेंगे, इनको हम ज्वाइंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशियल बनाएंगे जब उनको लेंगे, ताकि वो हम उनको ट्रेन करके एक अच्छे और अपने। अरे तो प्राइवेट कंपनी इनको ट्रेन करके क्या बनाएगी? गार्ड का बनाएगी, उससे कोई आर्मी तो बनाएगी नहीं, वो ना कोई अपना सशस्त्र बल बनाएंगे, वो कराएंगे क्या इनसे एंड ऑफ द डे अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा? देखिए, अपने नहीं साहब, ये जो फौज के ट्रेन होके जाता है, वो उसको आप कहीं भी लगा दीजिए, वो सिर्फ टेक्निकल जगह पे मत लगाइए, पर उसकी लीडरशिप क्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होगी, वो कहीं भी ज्यादा बेटर वर्कर बनता है। आप वो दूसरी बात है, ना समझिए लोग तो उनको सिर्फ गार्ड ड्यूटी का मानते हैं, ये बात सही नहीं है, मैंने देखा हुआ है। और आप जितने भी फौज के कमांडर निकले हैं जो कि बाहर गए हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और ONGC, सबके हेड जिन्होंने कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो सब फौजी थे और वो कोई MBA की डिग्री नहीं ली हुई थी उन्होंने, वो सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी के कारण जाते हैं। इसीलिए ये जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं ये बात समझते हैं कि एक 24-25 साल के लड़के को अच्छी तरह और हम ट्रेन कर सकेंगे जी। और ये भी कह रहे हैं। आप सहमत हैं कि अगर वो वहां से रिटायर्ड होते हैं तो कॉर्पोरेट में इनको जॉब मिलेगी? क्या मैं सहमत हूँ, उसको कॉर्पोरेट स्कीम और इस बात पे और चिंतन करना शुरू कर दिया है, और क्यों नहीं कॉर्पोरेट स्कीम के भी लोग। सर, 2 दिन पहले जब फ्राइडे को आप मेरे साथ इस मसले पर डिबेट पे थे तो आपने इस स्कीम का घनघोर विरोध किया था सर, झंडा बुलंद किए हुए थे डिबेट में आए आप, और 2 दिन के अंदर आपने इसका सपोर्ट कर दिया सर। सबसे पहले आपने ही विरोध का झंडा उठाया था। बिल्कुल, मैंने विरोध का झंडा उठाया था क्योंकि ये बात आई नहीं थी उस समय जी। तो मैंने यही कहा था आपको कि आप जब तक इसको पर्सनली पक्का नहीं करेंगे। फ्राइडे से आज मंडे हुआ है। अभी आज ये बात शुरू हुई है, आज ये बात शुरू हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे भाई पांडे जी, बताइए। जी, पहले तो मैं बख्शी जी को जवाब देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ संक्षेप में दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में। देखिए, लोग सेना के लिए आना चाहते हैं, देश की सेवा के लिए आना चाहते हैं, अडानी के गृह की रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं आना चाहते हैं सर, एक बात। दूसरी बात, अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण की बात सरकार ने की है। ब्रजेश जी, फैक्ट चेक कर लीजिए, 2011 से 2020 तक अर्धसैनिक बलों से 81,000 लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और 16,000 लोगों ने इस्तीफा देकर अर्धसैनिक बलों से बाहर हो गए हैं। ये फैक्ट चेक कर लीजिए। और असम राइफल है कितने लोगों का? महज 50,000 लोगों का दल है। आप ठीक कह रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं सर्वेश, उनको तो ज्वाइन किए 4-5 साल हुआ था, देवरिया के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, ये फैक्ट है, चेक कर लीजिए। जिस अर्धसैनिक बल से लोग खुद असिस्टेंट निकल कमांडेंट रहे हैं, खुद लोग रिजाइन करके आ रहे हैं, आप उनमें ले जाने की बात कर रहे हैं, आप अडानी की सुरक्षा गार्ड बनाने की बात कर रहे हैं। ये कैसी बेशर्मियत वाली बातें हैं। दूसरी बात, अपने कम से कम सीडीएस बिपिन रावत जी की बात सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जो सियाचिन हमारा रिश्तेदार नहीं है। अरे अडानी कौन है? सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, आप आई रिस्पेक्ट यू, प्लीज सर, सुन लीजिए सर, आप मेरे समय को मत मारिए सर। अच्छा, आपका इंटरेस्ट बख्शी साहब के सवाल पे है या संजय जी की सब तर्क से सहमत हो? उनकी तरफ नहीं मुड़ रहा है। मेरा समय किल हो रहा है ब्रजेश जी, आप बोलो ना। संजय जी ने तो इतनी बात कही ना, उनके जवाब दो। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, बीके सिंह है इनके एक, वो 62 साल की उम्र में अपने रिटायरमेंट को घटाने के लिए, यानी कि सेना में और समय तक रहने के लिए 62 साल की उम्र में वो कोर्ट गए थे। और सीडीएस बिपिन रावत जी ने क्या कहा था, जिसको मैं कोट कर रहा था? उन्होंने कहा था कि 17 साल 19 साल नौकरी करने के बाद जो द्रास और सियाचिन में देश की सेवा करता है, उसको आप रिटायरमेंट दे देते हो महज 18,000 रुपए पेंशन पर। यह बिल्कुल गलत है। सबको सेवा का अवसर कम से कम 58 साल की उम्र तक मिलनी चाहिए, यह सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था। अब आप उनको भी भूल जाते हैं और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो अडानी के लिए इनको खड़ा करना चाहते हैं, आप वहां पर आ जाते हैं। लास्ट बात, बिल्कुल लास्ट बात, प्लीज, ये देखिए इनका केवल दोहरा चरित्र इनका देख लीजिए। राजीव जी कंप्यूटर ला रहे थे तो यही भाजपा के लोग थे, यही जनसंघ के लोग थे जो छाती पीट पीट के चिल्ला रहे थे। जब इंदिरा जी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी तब भी यही दोहरे चरित्र वाले लोग थे। आप ही का एग्जांपल वो कोट कर, तब भी यही दोहरे चरित्र वाले थे। ओके, बैलगाड़ी लेके संसद जाते थे। पहचानिए अपने नेताओं के दोहरे चरित्र को। अच्छा किया आपने अपने नेताओं के दोहरे चरित्र। आप पहचानिए उमाशंकर जी। थैंक यू। आप ही वैभव जी 80,000 लोगों ने सेवाएं छोड़ दी हैं। थैंक यू संजय जी, थैंक यू, शुक्रिया। सबसे ज्यादा 2017 में 11,000 लोगों ने नौकरी। नो क्रॉस क्वेश्चनिंग प्लीज, नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, नो नो नो, नॉट अलाउड, 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 प्लीज। 2017 नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, 11,000 थैंक यू। ओके वैभव जी ने छोड़ दिया पैरा। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, ओके संजय जी, शांत 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 शांत। वैभव गो अहेड प्लीज, थैंक यू। आपको किस बात पर आपत्ति थी वैभव जी? मेरा कहना यह है कि सेना पर राजनीति नो प्लीज, नो 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 नो, वैभव की बारी वो बोलेंगे। वैभव गो अहेड प्लीज। के लिए ट्रेनिंग नो पांडे जी कॉपरेट प्लीज। मेरा कहना यह है कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस स्कीम में भी बाकी सभी स्कीमों की तरह से सरकार की नीयत बहुत ज्यादा खराब है। इनके डिफेंस में भी जितने भी स्पोक्स पर्सन है या कॉर्पोरेट के लोग हैं, अभी इस स्कीम की खूबी क्या बताई जा रही है? बदकिस्मती देखिए, स्कीम की खूबी ये बताई जा रही है कि जब यहां से निकलोगे तो कहां पर गार्ड बन सकोगे, कहां पर तुमको कौन कौन जॉब दे सकेगा, लेकिन आर्मी को क्या मिलने जा रहा है वो पता नहीं चल रहा। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जब इस स्कीम से निकलोगे तो किन किन लोगों के अंदर जो है आपके प्रति दया भाव उमड़ रहा है कि जब आप यहां से निकलोगे तो कौन कौन लोग आपके दया करके अपने यहां रख लेंगे। अगर उन्होंने नहीं करी तो, और वो आप नहीं कर पाए तो, और आर्मी को क्या मिल रहा है, देश की सुरक्षा से क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इन लोगों के 4 साल बाद की क्या सिक्योरिटी है, उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं, कोई भी कोई वादा नहीं कर रहा, अश्योरेंस दे रहे हैं
कि मोदी जी का, यह तो आपको पता ही है कि सरकार का एक प्रेशर जाएगा, 25 स्टेटमेंट उठा के कॉपी पेस्ट किए जा सकते हैं ट्विटर के जरिए, मैं नौकरी दूंगा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इस तरह से देश चलेंगे, इस तरह से सेना चलेगी, इस तरह से चाइना आके अंदर यहां पर पुल बना रहा है, कॉलोनी बना रहा है, उस पर एक बोलने को तैयार नहीं है। जो सरकार आप मैनेजमेंट देखिए, कोरोना का क्या करा था, आपको याद है ब्रिजेश जी की वो किस तरह से इन्होंने जब एक वैक्सीन खरीदनी थी तो इन्होंने राज्यों को बोल दिया कि टेंडर कर लो अपने अपने, एक ही जगह से वैक्सीन खरीदनी थी। तो ये तो मैनेजमेंट है। ये लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, इसलिए कर कुछ नहीं पाते। इसलिए क्या करते हैं, उल जलूल स्कीम लाते हैं जिससे कि देश में आग लगी रहे, लोग प्रदर्शन करते रहे, धरने देते रहे, और इनके नेता जो है बयान देते रहे कि कौन पाकिस्तान से कनेक्टेड है, कौन खालिस्तान से कनेक्टेड है, किसको कहां से वो मिला। आज किसी ने कहा जिहादी हैं ये जो प्रदर्शन, ये जिहादी हैं। जिहादी मेन मुझे दिख रहा है कि सरकार के अंदर बैठे हुए इन्होंने पूरे देश में 7 साल से सिवाय अराजकता फैलाने के और कोई काम नहीं बहुत किया। शुक्रिया, जो बहुत कोई शुक्रिया। स्कीम लेके आते हैं, कोई ना कोई आदमी खड़ा हो जाता है इनके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।